यस, इन द हाई मॉलिक्यूलर सेक्शन अपन ने स्टार्ट किया था सिलिकेट सिलिकॉन से, सिलिकेट्स पढ़ लिए थे ढंग से, सिलिकॉन्स पढ़ लिए थे, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अपन ने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में एक अपन ने कर लिया, दैट इज BeCl2। BeCl2 के लिए क्विक रिवीजन करते हैं तो ये पता पड़ेगा कि BeCl2 मोनोमर, डाइमर और पॉलीमर सब फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमर के फॉर्म में रहता है, वेपर फेज में डाइमर मोनोमर कुछ भी हो सकता है। वेपर फेज की 1000 और 1200 डिग्री जितने टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, जबकि रूम टेम्परेचर पर उसकी पॉलीमर स्टेट यानी सॉलिड स्टेट अवेलेबल होती है। अपन ने उसके अंदर उसके अलग अलग हाइब्रिडेशन वगैरह देख लिया था, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोट कर ली थी कि BeCl2 और MgCl2 स्टेबल हाइड्रेट बनाते हैं, इतने स्टेबल कि गर्म करने पर वो डिहाइड्रेट नहीं होते, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बोथ BeCl2 and MgCl2 form stable hydrates which on heating do not dehydrate, they hydrolyze on heating, जबकि दूसरे मेंबर हाइड्रोलाइज नहीं होते, डिहाइड्रेट होते हैं। अब उसके आगे है डाइबोरेन। नेक्स्ट कंपाउंड जो अपने को पढ़ना है वो है डाइबोरेन। मैंने डाइबोरेन यहाँ लिखा है, डाइबोरेन इज B2S6। डाइबोरेन एंड BH3 आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। BH3 में बोरोन बॉन्ड कितने बना रहा है बेटा, तो आंसर है 3। 3 बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो आंसर है 6, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, इसको रख लो। हाँ, अगर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके बारे में अपन सर्टेनली अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैं क्यों बोल रहा हूँ। कुछ सालों पहले नीट में क्वेश्चन था कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन है, और ऑप्शन में B2S6 था, और न सिर्फ ऑप्शन में बल्कि आंसर भी वही था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये आसानी से प्रूव नहीं होता, इसलिए लोग सोचते हैं ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बात ध्यान रखें। इनको हाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं कि बोरोन का कंपाउंड H के साथ, और H के साथ कंपाउंड को अपन हाइड्राइड कह सकते हैं। ये P ब्लॉक से संबंधित हैं, इसलिए कोवेलेंट नेचर के हैं, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स की श्रेणी में आते हैं। हाइड्राइड्स के टॉपिक में जब हाइड्रोजन का टॉपिक आएगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि हाइड्राइड्स आयनिक भी हो सकते हैं, और D ब्लॉक में इंटरस्टिशियल टाइप के हाइड्राइड्स होंगे, वो भी अपन D ब्लॉक के अंदर देखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये बोरोन के हाइड्राइड है, BH3 भी बोरोन का हाइड्राइड है, और B2S6 भी बोरोन का हाइड्राइड है। B2S6 इज अ गैसियस फ्यूल। ये प्रॉपर्टी अभी स्ट्रक्चर संबंधित नहीं है, स्ट्रक्चर में भी कराऊंगा, लेकिन पहले मैं जब बताना चाहता हूं कि जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो अपने को आनी चाहिए। B का पड़ोसी पीरियोडिक टेबल में कौन है, B के साथ में है C, B के पास बाद में C आता है। B के बाद में C कहां पर आता है, तो ऐसे नहीं कि ABCD बोलो कि वहां आता है, वो तो आता ही है, लेकिन उसमें भी आता है ना। पीरियोडिक टेबल में बोरोन के बाद कार्बन का नंबर है, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन है 6, तो इसका मतलब है कि बोरोन का पड़ोसी है कार्बन, तो एक्सपेक्टेड होगा कि बोरोन और कार्बन में बहुत अंतर न रहे, और ये देखने को मिलता है C का हाइड्राइड यानी C2S6 इज इथेन विच इज अ फ्यूल, यू नो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। हाइड्रोकार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अच्छे फ्यूल होते हैं, तो C2S6 जब फ्यूल है तो लोगों को लगा कि C का पड़ोसी है B, तो C2S6 फ्यूल है तो B2S6 भी होना चाहिए, और उनका अंदाजा एकदम सही ठहरा, क्योंकि B2S6 एक बहुत ही अच्छा फ्यूल हो सकता है, क्योंकि वो जलने पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल इज टू गिव एनर्जी ऑन गेटिंग बर्न। तो ये भी ऐसा ही है, B2S6 को जब बर्न कर रहे हैं तो B2O3 प्लस H2O प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, मतलब इसकी बर्निंग एक्सोथर्मिक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ कंबशन रिएक्शन। कुछ लोग सोचते हैं कंबशन रिएक्शन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड यूज होता है कंबशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी कंबशन रिएक्शन है। एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसकी कितनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है। आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली द value of that energy, neither you are required to remember those values, but then you must understand and try to understand that the value is quite high, indicating that this can be a very very good fuel. Next is B2S6 toxic। जो एक इसका नेगेटिव पार्ट है वो ये कि अपन इसको नॉर्मल है ना यूजेज के अंदर अपने लिए बहुत डेंजरस है, बिकॉज टॉक्सिक नेचर है, ह्यूमन फिजियोलॉजिकली टॉक्सिक होता है। इट हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये इसके बारे में सबसे फेमस बात है। ये बात मैंने भी एक्सप्लेन नहीं करी है, अभी डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस बात है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन से कंपाउंड में बनाना बॉन्ड है, एट दैट टाइम यू मस्ट रिमेंबर कि वो बनाना बॉन्ड B2S6 वाले में होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो इसका जो एक्सरे स्ट्रक्चर है वो ऐसे देखा गया, बोरोन है ना, बोरोन के पास में देखा गया कि इसके पास में 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम 3D में देखें तो ऐसा होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है कि 3D में सर ऐसे कैसे बना दिया, तो आप सोच के देखो, इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, ये वाला जो बोरोन है
वापस आइए। हाँ, तो अपन वापस एक बार लौट के आते हैं। इसमें देखते हैं कि B2S6 जो है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक्सरे में स्ट्रक्चर इसका ऐसा देखा गया। इस स्ट्रक्चर में साफ है कि इस बोरोन से 4H कनेक्टेड है और इस बोरोन से भी 4H कनेक्टेड है। और इनको अगर देखोगे 3D में देखोगे तो ऐसा इमेजिन कर लो। अगर आप बोलोगे सर ये क्या बनाया, तो ये मैंने डॉटेड बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं शो कर सकूं कि ये वाले बॉन्ड अलग टाइप के, ये वाले बॉन्ड अलग टाइप के हैं। किस टाइप से अलग हैं ये थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये सवाल समझें कि इस बोरोन ने सिग्मा कितने बना रखे हैं बेटा, 4, और 4 वाले का हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगा, तो आंसर है sp3। अगर ये बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक नियम है कि sp3 से संबंधित जो ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 4, और 4 ऑर्बिटल आपस में शेप ऐसा ले लेंगे ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो 4 ऑर्बिटल है उनमें से 2 तो आप लगा दो ऐसे और बचे हुए 2 लगा दो ऐसे ऐसे। तो मतलब ये 2 ऑर्बिटल ऐसे और 2 ऑर्बिटल ऐसे, ये इस प्रकार से लगाएं। मतलब ये दोनों वी शेप में होंगे, एक वी ऐसा है और दूसरे वी को ऐसे लाके और ऐसे अटैच कर दें, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि टेट्राहेड्रल को देखोगे तो टेट्राहेड्रल को हटाओगे तो ऐसा दिखाई देगा और मिलाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये टेट्राहेड्रल है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये तो BHH मान लो, ये B मान लो, ये H और H मान लो, और ये ऊपर वाले H में ऐसे कर रहा हूं। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो H इधर दोनों जो H लगे हुए, ये दोनों जो H लगे हुए हैं वो अलग प्लेन में है, वो क्या बोलते हैं, ऐसे पैरेलल प्लेन में है, जो कि वर्टिकल प्लेन में ये दोनों H आ रहे हैं। इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाने की कोशिश करी है। मैं आपके सामने एक बार बना देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आ जाए। आप क्या करें, एक प्लेन बनाएं, इस प्लेन में बोरोन लिखें, ये वाला H लिखें, ये वाला H लिखें, ये वाला H और ये वाला H। अभी तक मैंने जितने भी एटम्स बनाए सारे एक प्लेन में है। अब ये जो H है और वो H है, ये दूसरे प्लेन में होगा, मतलब ये ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर और नीचे होगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे डॉट कर दिया, इसको भी मैंने डॉट कर दिया, इसको भी मैंने ऐसे डॉटेड और ऐसे डॉटेड कर दिया, यानी ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रक्चर है डाइबोरिंग का, ठीक है ना, उस डाइबोरिंग के स्ट्रक्चर को डाइबोरिंग के स्ट्रक्चर को ऐसे या ऐसे कैसे भी समझा जा सकता है। डाइबोरिंग के स्ट्रक्चर में खास बात है, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। उसके बाद में ये आता है कि इसमें से कितने एटम सेम प्लेन में है। तो मैक्सिमम एटम जो सेम प्लेन में वो है 4 या 6। कुछ लोगों का आंसर आता है 4, लेकिन मेरा आंसर आता है 6, क्योंकि मैं बोरोन को भी गिनता हूँ। तो मैक्सिमम एटम जो सेम प्लेन में वो 2 बोरोन और 4 H है, जिनको मिला के 6 होता है। तो 6 एटम मैक्सिमम एक प्लेन में होंगे। इसके स्ट्रक्चर संबंधित है ना कई सारी बातें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है वो देखें बेटा। इसमें ये देखा गया कि ये जो बॉन्ड है, ब्रिज वाले बॉन्ड है, ये थोड़े बड़े बॉन्ड हैं। बड़े क्यों है बता दूंगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर ने कहा था ब्रिज बॉन्ड बड़े हैं और टर्मिनल बॉन्ड जो है छोटे हैं। जो साइड वाले बॉन्ड है वो छोटे हैं, ठीक है ना, टर्मिनल जो और जो ब्रिज वाले बॉन्ड है वो बड़े हैं। अगर आप बोलोगे सर ये साइड बॉन्ड छोटे क्यों हैं, तो साइड बॉन्ड छोटे क्यों है और ब्रिज बॉन्ड बड़े क्यों है ये मैं समझाता हूँ। लेकिन पहले आप ये क्या ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी बॉन्ड लेंथ अगर A है और इसकी बॉन्ड लेंथ A है और इसकी बॉन्ड लेंथ B है, तो B बड़ा है A से, यानी ब्रिज वाला बॉन्ड बड़ा है A से, फॉर सम रीजंस दैट विल डिस्कस राइट नाउ। उसके अलावा ये एंगल, ये वाला जो एंगल बेटा बाहर वाला जो एंगल है वो अगर अल्फा है और ये एंगल अगर अंदर वाला एंगल बीटा है, अल्फा बीटा, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि अल्फा मोर देन बीटा आता है। यानी जहां पर साइड छोटी है वहां एंगल बड़ा है, जहां साइड छोटी है वहां एंगल बड़ा है, और जहां साइड बड़ी है वहां एंगल छोटा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझो आप। होता क्या है कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या के बारे में अपन देखें तो कैसे होगा वो देखो। इसके बारे में एक और मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ, वो देखो ये है बोरोन। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी भी क्या बताया, sp3। तो sp3 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स बने, 1 2 ये 3 और ये 4। दूसरे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो इसके भी 4 ऑर्बिटल्स हुए, 1 2 3 और 4।
बेटा बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से कितने होते हैं, तो बोरोन का ग्रुप नंबर है 13 और 13 का मैंने ट्रिक बताया 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3 और उन 3 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस बोरोन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मैं लिखूंगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ताकि अभी तक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। कितने बोरोन के इलेक्ट्रॉन बना दिए अपन ने, 2 बोरोन के। H कितने अपने पास, तो आंसर है 6, क्योंकि B2S6 था। अब 6H कैसे हुए, 6H में से एक H को अब यहाँ लिखो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक को 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 यहाँ लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक को यहाँ लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इनमें से सबसे एबनॉर्मल टाइप का बॉन्ड है, अजीब सा बॉन्ड है, वो ये वाला है, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। जनरली द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, while this bond is in particular an abnormal type of bond because it is formed by the overlapping of 3 orbitals taken together। अगर 3 ऑर्बिटल से बना है तो इसका नाम रख दिया गया है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आप अपने मन इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये सेंटर लिखा है बेटा मैंने, कंफ्यूज मत होना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब पूरी तरह बन जाएगा तो उसका शेप ऐसा मुड़ा हुआ हो जाएगा, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था कि इसमें बनाना बॉन्ड है, दिस इज हाउ द बनाना बॉन्ड इज फॉर्म। अब आप एक बात समझे बेटा कि इस ऊपर वाले क्षेत्र में, इस ऊपर वाले रीजन में, यहाँ से यहाँ पर ये B है, ये H है और ये B है, BHB ऊपर वाले रीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में भी कुल इलेक्ट्रॉन है 2। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ, स्ट्रक्चर अपन आ रहे हैं, यस वापस इस पर आ रहे हैं अपन। अभी भी मैंने क्या समझाया बेटा कि ये इस पूरे ऊपर वाले रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपना आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो आप और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है पूरा मिला के, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर आपको याद नहीं कितने इलेक्ट्रॉन थे तो अपन देखते हैं। हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो देखो ये मैं याद दिलाया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन देखते हैं कि उसमें अपने को 2 इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखना है। वी हैव द स्लाइड नंबर 2, ओके 2। हाँ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 1 2, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझको बताओ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा, 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए B और H में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज 1। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड बने हैं, तो बॉन्ड उतने बनते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है उससे एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 बॉन्ड बनते, तो डबल बॉन्ड हो जाता, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाता है। अगर कोई BH बॉन्ड ऐसा है, ये B है और यहाँ पर H है और बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये आधा बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हाफ बॉन्ड है, ये भी हाफ बॉन्ड है, ये भी हाफ बॉन्ड, हाफ बॉन्ड, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। तो एक नया क्वेश्चन आ गया कि अगर अपने से पूछें कि नंबर ऑफ BH बॉन्ड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, तो बताओ इसमें हाफ बॉन्ड ऑर्डर वाले कितने बॉन्ड है, तो आंसर है 4। तो आंसर इसका है 4। और अगर क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ BH बॉन्ड्स विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, तो इसका भी आंसर कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड इस दृष्टिकोण से अलग हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है। अगर आप बोलेंगे सर बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है, आपको कैसे पता बेटा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्स होते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C में इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है उसमें बॉन्ड कम बन रहे हैं तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होने से बॉन्ड छोटा हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्स होते हैं सेम एटम्स के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है आधा, तो बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है कम, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ गई, B मोर देन A। बॉन्ड लेंथ ज्यादा करने में कौन सा कैरेक्टर काम आएगा, S या P, तो S और P में बड़ा कौन है, तो आंसर है P, इसलिए इस वाले में P कैरेक्टर ज्यादा होगा,
ये वाला जो BH बॉन्ड है दिस विल हैव मोर P कैरेक्टर। आप खुद सोचो कि अगर B के पास ये वाला जो बॉन्ड है उसमें और इसमें ये वाले जो ब्रिज वाले बॉन्ड है उनमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, मैंने क्या बताया, P ज्यादा है। अगर बेटा यहाँ P बढ़ गया तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा बेटा, S बढ़ जाएगा, इस बॉन्ड में S बढ़ जाएगा। यानी साइड वाले बॉन्ड्स का S कैरेक्टर ज्यादा होता है और ब्रिज वाले बॉन्ड्स का P कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब आप खुद सोचो कि S कैरेक्टर ज्यादा होने से एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो S होती है एंगल की दुकान, S ज्यादा तो एंगल ज्यादा, ये मैंने बात सिखाई भी आपको। तो मतलब ये एंगल ज्यादा होगा, इस एंगल को मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा है, इस एंगल को बीटा लिखा है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या हो गया, अल्फा मोर देन बीटा। कुल मिलाकर आपको ये वाली बात याद रखनी चाहिए। देखो बेटा जिस तरह के नीट में क्वेश्चन आते हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द रीजंस। मैं रीजन आपको इसलिए एलेबोरेट कर रहा हूं बिकॉज व्हेन द रीजंस आर देयर इन द माइंड देन इट टेक्स लेस टाइम टू रिट्राइव द थिंग्स। लेकिन अगर मान लीजिए रीजन ही हमारे को ध्यान नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन नॉमिक में एक अच्छा पहलू ये भी है कि हमारे को रिजल्ट्स अगर ध्यान हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो कोशिश करिएगा कि B2H6 में जो सबसे जरूरी बात हमें सीखनी है वो ये है कि उसका स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि उसके मैक्सिमम एटम एक ही प्लेन में है। यूं समझ लो कि एक कोई ऐसा प्लेनर ऑब्जेक्ट ले लो आप, है ना, एज्यूम कर लो प्लेनर ऑब्जेक्ट, और यहाँ मान लो कि यहाँ बोरोन है, इस पेज को जो कि प्लेनर पेज है उसमें यहाँ B और यहाँ B है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, ऊपर H है और ऊपर नीचे H है। ये वाले जो H है और ये वाले जो H है उनकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इनका, या यूं कहें कि बॉन्ड ऑर्डर कम होने के कारण बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इनके बीच का एंगल कम होगा। जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वहां पे P कैरेक्टर ज्यादा आ गया तो एंगल कम हो जाएगा। इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में एंगल ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव मोर S कैरेक्टर, बिकॉज उनका P जो है वो ब्रिज में चला गया है। इसके बाद में जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अबाउट दिस कंपाउंड AlCl3। लेकिन डाइबोरेन के बारे में मैं भी लास्ट में एक और बात बताना चाहूंगा आपको, और वो ये है कि डाइबोरेन के अंदर आपको पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं है। ये गैशियस फ्यूल है, ये इतनी सारी मैंने बातें बता दी आपको। इसमें कितने एटम्स एक ही प्लेन में, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, ये गैशियस कंपाउंड होता है, ये एक फ्यूल की तरह काम आ सकता है। ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बात सीख लीजिएगा, और वो है कि यहाँ जो ये वाली जो स्थिति, ये जो दिस पोजीशन, ब्रिज पोजीशन पे बेटा आप बहुत छोटे एटम रख पाते हैं। बोरोन जो है वो 2 छोटे एटम्स हैं, और जब छोटे एटम्स पैक होते हैं, व्हेन यू पैक 2 स्मॉल बॉल्स देन द गैप लेफ्ट बिटवीन द स्मॉल बॉल्स इज वेरी स्मॉल। अगर बड़े फुटबॉल्स अगर आप कहीं अरेंज कर रहे हो तो उनके बीच में गड्ढे बड़े बड़े बनेंगे। छोटी बॉल्स अगर हैं, टेनिस बॉल है या गोल्फ बॉल्स हैं, उनको अगर आप अरेंज कीजिएगा तो बीच में जो गड्ढे बनेंगे वो छोटे बनेंगे। ये समझें कि बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो छोटा एलिमेंट है। छोटा एलिमेंट के बीच में गड्ढा छोटा बनेगा, इसलिए हाइड्रोजन जो आएगा वो हाइड्रोजन की और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं हो पाएगा। अगर आपकी इच्छा यहाँ पर H की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल रखने की है तो इच्छा छोड़ दो, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे कभी भी फ्लोरीन नहीं आएगा, या कभी Cl नहीं आएगा, कभी Br नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, ड्यू टू विच द गैप in between 2 boron is very small, just enough to capture the hydrogen and not any other atom। इसका मतलब ध्यान रख लें कि डाइबोरेन के अंदर यहाँ जो एटम आएगा और यहाँ जो एटम आएगा इट इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली हाइड्रोजन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ BF3 डायमर बनाएगा क्या, ये तो किसका डायमर है बेटा, BH3 का। मैं पूछूं BF3 का डायमर कौन है तो बनेगा B2F6, और B2F6 बनेगा BFFFFF। अब यहाँ पे F और F लगाओगे तो मैंने मना कर दिया है, इसका मतलब BF3 डायमर नहीं बनाएगा। क्वेश्चन अगर आ गया कि BF3 डायमर बनाएगा तो क्या बोलना है, नहीं बनाएगा। क्योंकि वाला पार्ट कोई पूछेगा नहीं, फिर भी पूछें तो आपको जवाब ये देना है कि बोरोन के छोटे साइज के कारण उसके आसपास की स्पेस में, खासतौर पे ब्रिजिंग स्पेस में इतनी जगह नहीं रह पाती कि फ्लोरीन जैसा बड़ा एटम आ जाए। जब फ्लोरीन को मैं बड़ा एटम मान रहा हूं तो फिर क्लोरीन की तो पूछना ही नहीं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, ऐसे कोई भी एटम्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या इस कंपाउंड का अपन मिथाइलेशन कर सकते हैं, मिथाइलेशन करने का मतलब है H को हटा के मिथाइल लगाना। तो कैन वी मिथाइलेट दिस कंपाउंड, द आंसर इज यस वी कैन, बट वी कैन पार्शियली मिथाइलेट दिस कंपाउंड। हम इस कंपाउंड का मिथाइलेशन कर सकते हैं लेकिन पार्शियली का मतलब ये कि इस H को हटा के मिथाइल लगाऊंगा, कोई मना नहीं कर रहा है। यहाँ मिथाइल लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ और यहाँ नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑन मिथाइलेशन, ऑन एक्सेसिव मिथाइलेशन, ठीक है ना, द नंबर ऑफ मैक्सिमम मिथाइल ग्रुप्स व्हिच कैन बी अटैच्ड इनटू अ डाइबोरेन इज, तो क्या जाएगा T3 4 5 6, आंसर इज 4। मैक्सिमम पूछा है तो ये 4,
है ना। मिनिमम तो खैर एक ही है, मैक्सिमम पूछेंगे तो वो 4 आएगा। ये गलती से ये और ये नहीं आएगा। जिन लोगों को नहीं मालूम होता है उन लोगों को लगता है कि मिथाइलेशन करना है मतलब एच हटा के मिथाइल लगाओ, तो उनको लगता है कि जब यहाँ से हट रहे हैं तो ब्रिज में क्या गड़बड़ी है, इनका क्या दिक्कत है, इनकी भी हटा दो। सोचने में क्या दिक्कत है, सोचने में तो हट ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हटेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन की जगह कोई बड़ा एटम नहीं आ पाएगा। चलो अब उसके बाद में अपने पास आता है AlCl3. AlCl3 is yet again an covalent compound. AlCl3 belongs to a series of aluminum halides. एल्यूमिनियम हैलाइड बड़े 4 होते हैं, ये चारों मैंने एल्यूमिनियम हैलाइड लिख दिए, AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। इनमें से जो AlF3 है दैट इज आयोनिक, बाकी सारे कोवेलेंट हैं। अभी अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर ये आयनिक कोवेलेंट आपको पता कैसे चलता है, तो पता यूं चलता है कि मैंने फजांस रूल पढ़ा हुआ है और मैं फजांस रूल कुछ समय बाद पढ़ाऊंगा तो आपको भी पता लगने लग जाएगा। अभी के लिए आपको याद रखना है कि AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है, जबकि उसके बाकी वाले कंपाउंड कोवेलेंट हैं, AlCl3, Br3, I3 ऑल आर कोवेलेंट। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो मैं इसको सिंगल बॉन्ड के फॉर्म बना सकता हूं, क्योंकि मैं इसको तो नहीं बना सकता हूं। अगर आपने AlF3 को, कुछ लोगों की ऐसे रहता है कि AlF3 को हम ऐसे बना देंगे सर, Al यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड FFF, तो वी कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस। अगर आपको AlF3 बनाना है तो ऐसे बनाओ Al+3, 3F-। नाउ दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट AlF3। बट AlCl3 को लिखने का तरीका ये है, इसको देखते ही साफ पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन कौन सा है बेटा, sp2। एल्यूमिनियम बॉन्ड कितने बना रहा है, तो 3 के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 का मतलब ऑक्टेट पूरा या नहीं है, तो नहीं है तो ये हाइपोवैलेंट हो गया। तो ये कंपाउंड जो है वो कहलाएंगे हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट का मतलब ये कि वो इतने बॉन्ड बना पा रहा है जिससे उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्मिंग फ्यूअर नंबर ऑफ बॉन्ड या लेसर नंबर ऑफ बॉन्ड व्हिच आर नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, देन वी कॉल द कंपाउंड टू बी हाइपोवैलेंट। तो ये हाइपोवैलेंट हो गया है। अब बताओ कि AlCl3 ऐसा है क्या वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए आसपास के मॉलिक्यूल से जुड़ना चाहेगा, तो आंसर इज यस। और वो जुड़ेगा कैसे, तो आंसर है ये देखो AlCl3। लेकिन एक समस्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि BCl3 डायमर नहीं बनाएगा। बताओ कहा था मैंने, बताओ मैंने BCl3 डायमर बनाने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि बोरोन का साइज छोटा है और इसलिए उसके गड्ढे छोटे बनेंगे और उसमें Cl नहीं आ पाएगा। लेकिन अब एल्यूमिनियम के साथ ऐसी समस्या नहीं है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है तो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो भी ज्यादा होगा, तो वहां पर बड़ा एटम रह सकता है, इसलिए AlCl3 डायमर बना सकता है। अगर आप बोलोगे सर AlCl3 डायमर जब बनाएगा तो उसका मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइनिंग कैसा होगा, दो मॉलिक्यूल चिपकेंगे कैसे, तो ध्यान दो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन बताओ फटाफट। अभी क्या बताया, sp2 में कितने p बच गए हैं, तो आंसर है 1। sp2 में तो 2 p आ गए, 1 p खाली बचा है, तो इसके पास जो खाली p है उसको यूज कर लो, इसके पास वाले खाली p को यूज कर लो, इसका लोन पेयर को यहाँ रख दो, इसके लोन पेयर को यहाँ रख दो। बताओ लोन पेयर के रखने से बॉन्ड आयनिक बनेगा या कोऑर्डिनेट, तो आंसर इस कोऑर्डिनेट वैसा बन जाएगा, यानी कुल मिला के स्ट्रक्चर इसका वैसा हो जाएगा। क्या वो स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर इज यस। क्या बोरोन वाले स्ट्रक्चर, कुछ देर पहले बोरोन भी 4 बना रहा था, तो यस। जब वो भी 4 बना रहा है और ये भी 4 बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही तो होगा। तो ये ध्यान रख लो कि AlCl3 का जो डायमर होगा वो बिल्कुल डाइबोरेन के स्ट्रक्चर जैसा ही होगा। जहां वहां पर बोरोन थे बस वहां आपको एल्यूमिनियम बनाना है, जहां वहां पे H थे वहां पर यहाँ पे Cl बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है वो AlCl3 के डायमर जैसे ही बनेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है तो 2 Al यहाँ रखो, और जैसे मैंने वो डाइबोरेन में HH रखवाए थे वैसे आप Cl रख दो, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। वहां जैसे यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये वाली बॉन्ड लेंथ अगर B है और ये वाली बॉन्ड लेंथ अगर A है तो यहाँ पर भी B मोर देन A होगा, और अगर ये एंगल बाहर का एंगल अल्फा है और अंदर का एंगल बीटा है तो यहाँ भी अल्फा मोर देन बीटा होगा। तो इसका मतलब देयर इज लॉट मच सिमिलरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन एंड द AlCl3 डायमर। AlCl3 के डायमर और डाइबोरेन में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी काफी है, तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। AlCl3 के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मुझको लगती है उसका स्ट्रक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो ये है यस AlCl3 इज कोवेलेंट। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। उसके बाद में है AlCl3 इज हाइपोवेलेंट, ये भी मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालूम चल गया। लुईस एसिड का मतलब होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो AlCl3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए, ऑक्टेट पूरा नहीं है, सपना ही रह गया ऑक्टेट पूरा करना। तो इसका मतलब ये कि वो अपने ऑक्टेट पूरा करने की टेंडेंसी को रखते हुए लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा।
इसके अलावा AlCl3 की तीन बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं। एक पहली ये है कि कोवेलेंट होने के कारण ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाता है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है LiCl जो कोवेलेंट होता है, LiCl का मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ रिजल्ट्स कि ये देखा गया है LiCl कोवेलेंट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर घुल जाता है। BeCl2 कोवेलेंट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाता है। MgCl2 भी कोवेलेंट नेचर का होता है, वो भी घुल जाता है। और AlCl3 के लिए भी ऐसा ही होता है, वो भी बेंजीन है ना, अल्कोहल वगैरह के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। तो ये तो बात आपको याद की, लेकिन एक अजीब सी बात है कि AlCl3 पानी में भी जबरदस्त घुल जाता है। एक्चुअल में कुछ लोग सोचते हैं कि कोई कंपाउंड अगर कोवेलेंट है तो उसको पानी में घुलने का हक नहीं है। देखो, पानी में घुलने के लिए जो जरूरी है वो है पानी के साथ इंटरेक्शन। कोई मॉलिक्यूल अगर पानी के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन कर सकता है, इट में बी टाइप ऑफ H बॉन्डिंग और इट में बी आयोनाइजेशन और एनी अदर इंटरेक्शन, अगर पानी के साथ अच्छा इंटरेक्शन कर सकता है तो पानी में वो घुल सकता है। तो AlCl3 को ये देख के जज मत करो, या किसी भी कंपाउंड को ये देख के जज मत करो ये कोवेलेंट है तो इसका पानी में घुलना मना है। आप जानते हैं अल्कोहल्स आर टू मच सॉल्युबल इन वाटर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने उसको प्रैक्टिकली देखा या वो है, लेकिन इतना समझते होंगे कि जो अल्कोहल है वो पानी में घुल जाता है, लोग उसको है ना पानी में आराम से मिला लेते हैं, इजीली वो घुल जाता है पानी में। तो बात ये कि अल्कोहल पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी का रीजन है H बॉन्डिंग, जबकि अल्कोहल है कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि आयनिक कंपाउंड ही पानी में घुलेंगे, कोवेलेंट नहीं घुलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे कोवेलेंट पानी में घुलते हैं, मैं जानता हूँ खूब सारे कोवेलेंट कंपाउंड है जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन मैं उनको भी जानता हूँ जो खूब सारे कोवेलेंट कंपाउंड है पानी में घुल जाते हैं। तो कुल मिला के बात क्यों कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये बात ध्यान रखना कि सर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी में घुलने का एकमात्र कारण कोवेलेंट और आयनिक नहीं होता है, और भी कई सारी चीजें हैं। अगर आप मुझको ये पूछोगे सर AlCl3 में पानी में घुलने का कारण क्या है, तो आंसर है आयोनाइजेशन। AlCl3 जब पानी में जाता है तो आयंस बना लेता है, पानी उसको पूरे दिलासा बांधता है कि भाई तू टूट जा, तू Al और Cl अलग अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे आयंस को स्टेबलाइज कर दूंगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेशन। तो एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन को पानी अच्छी तरह हाइड्रेट कर देता है। जितनी एनर्जी AlCl को अलग करने में चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हाइड्रेशन में मिल जाती है। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवरेबल है तो क्यों नहीं होगा। तो AlCl3 डिसॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन, ये लाइन ध्यान रखना। हो सकता है ऑप्शन में हाइड्रोलाइसिस हो तो वो नहीं जाएगा, हाइड्रेशन जाएगा, है ना। हाइड्रेशन का मतलब एल्यूमिनियम आयन अलग, Cl- अलग, और खूब सारे पानी के मॉलिक्यूल उनको घेर लिए हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सॉल्युबल, और इसका ये हाइड्रेशन ये Al+3 एक्वस है, ये Cl- एक्वस है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ये सर Al+3 एक्वस कैसे दिखता होगा। तो Al+3 को सभी तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। अगर आप बोलोगे सभी तरफ मतलब कितनी तरफ, तो आंसर है 6 तरफ, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए Al को अगर आप यहाँ मान लें एक बार के लिए, Al को अगर आप यहाँ माने तो एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करेगा, दूसरा यहाँ अटैक करेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। इन 6 को मिला के बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन का पानी के साथ ये जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सॉरी ऑक्टाहेड्रल का जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो हाइब्रिडेशन जो होता है वो होता है sp3d2। सो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैव sp3d2 हाइब्रिडेशन। इसका मतलब ये हो गया कि इस आयन के लिए कोई पूछ ले कि Al+3 एक्वस में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या है, तो कई लोग इसको गलत कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि सर ने बताया था कि इसको 6 पानी के मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। वैसे 6 बहुत पसंदीदा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अधिकांश मेटल आयंस ये चाहते हैं कि उनको 6 पानी के मॉलिक्यूल घेर लें, क्योंकि 6 से ज्यादा घेरेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, और 6 से कम तो बॉन्ड्स की संख्या कम होगी। तो बॉन्ड की संख्या कम कोई क्यों करना चाहेगा। इसलिए जनरली मॉलिक्यूल ये कोशिश करते हैं, जनरली आयंस ये कोशिश करते हैं कि उनका हाइड्रेशन जब पानी करे तो 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हो। मैक्सिमम आयंस के लिए जो मैंने देखा है कि जो अपने आसपास पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे रखते हैं वो जनरली वैल्यू 6 होती है। तो इसका मतलब Al+3 का एक्वस फॉर्म को आज के बाद आप कैसे लिखना, इसको आप ऐसे लिखना सीख लो कि अगर कहीं Al+3 एक्वस लिखा हुआ है तो वो है AlH2O का होल 6 और चार्ज है 3+। मैंने आपको आपके डीपीपी में क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन ये है, जैसे डीपीपी जब आप सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डीपीपी की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट डीपीपी में मेरे को मालूम है कि आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि Al+3 H2O का होल 6 मैंने दिया हुआ क्वेश्चन मेरे ख्याल से चौथे पांचवें नंबर पर ही है। तो उसका मैंने पूछा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा वगैरह वगैरह। तो मैंने इसका आंसर बता दिया है कि इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल,
है ना, शेप होगा इसका ऑक्टेट और हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3d2, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने पानी के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर है 6, और 6 बॉन्ड लोन पेयर तो होते नहीं, लोन पेयर है नहीं इसके पास, ये कैटायन है इसके पास, कहाँ से लोन पेयर आ गए, कैटायन लोन पेयर है नहीं इसके पास, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिल रहा है इसको Cl पानी के मॉलिक्यूल से वो 6 है, क्योंकि पानी भी 6 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। एक और बहुत अच्छी बात है और वो है H2O मॉइस्चर के फॉर्म में। अगर H2O मॉइस्चर के फॉर्म में मतलब पानी एक्सेस है या लिमिटेड है, तो लिमिटेड अमाउंट है। लिमिटेड अमाउंट जब पानी अटैक करेगा तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल उस पर अटैक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अटैक कर देंगे तो उसको घोल नहीं पाएंगे, क्योंकि घोलने के लिए तो पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस बार अपन वर्ड सॉल्युबल यूज नहीं करेंगे, इस बार अपन एक नया वर्ड यूज करने वाले हैं और वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तब होता है जब पानी के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा नहीं हो कि उसको पूरे घेर ले। तो जब पानी के मॉलिक्यूल कम होते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए पानी को टूटना पड़ता है, और पानी का टूट कर रिएक्शन करना ही हाइड्रोलाइसिस है। तो इसका मतलब ये, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स हैज to dissociate and then link with AlCl3 and that is called hydrolysis reaction. Of course ये रिएक्शन मुश्किल होती है, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मतलब ये कि AlCl3 की पानी के साथ रिएक्शन अगर मॉइस्चर के फॉर्म में दे रखा है कि मॉइस्चर के फॉर्म में पानी है या पानी का लेस अमाउंट करके दे रखा है, तो ध्यान रखना कि इस रिएक्शन का अप्रोप्रिएट नाम है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, तो पानी के साथ रिएक्शन होती है, तो पानी को दो भाग में तोड़ो, क्या क्या टूटेगा, OH और H, और AlCl3 के साथ चिपका दो। AlCl3 के साथ एल्यूमिनियम के साथ पानी का क्या भाग चिपकेगा, तो OH, और बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl के साथ चिपकेगा HCl, बन जाएगा HCl। HCl जब रूम टेम्परेचर पर जब HCl रहता है तो वो फ्यूम्स की तरह बाहर निकलता है। इसका मतलब जब भी AlCl3 पानी के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगा, तो फ्यूम्स लिबरेट करेगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि अगर आपके पास कोई बीकर रखा हुआ है AlCl3 का, तो उसके जो लिड्स के आसपास व्हाइट फ्यूम्स देखने को क्यों मिलती हैं, तो व्हाइट फ्यूम्स देखने को इसलिए मिलती हैं ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मोर करेक्टली पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। AlCl3 वापस रिवाइज करते हैं। AlCl3 बेंजीन में, आंसर है घुल गया। घुल कैसे गया, आयनाइज होकर घुला, या ऐसे कैसा मॉलिक्यूल ऐसे कैसा रहेगा, बिकॉज बेंजीन आयंस को फेवर नहीं करेगा। तो AlCl3 बेंजीन में बिना आयंस के ही घुलता है, जबकि पानी में आयंस बनने के कारण घुलता है, और पानी की कमी में वो फिर घुलना वाली वर्ड नहीं यूज करके हम हाइड्रोलाइसिस यूज करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यूज करेंगे, और बोलेंगे HCl का व्हाइट फ्यूम मिलेगा। यस, नेक्स्ट इज द HMW पार्ट 3। हमने अभी तक 2 हाई मॉलिक्यूलर वेट्स कंपाउंड्स कर लिए हैं। सिलिकेट सिलिकॉन पहले वाले पार्ट में किया और दूसरे वाले पार्ट में किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। अब थर्ड वाले पार्ट में जो है वो आपके आ रहा है ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्सी एनाइंस। ऑक्सी एसिड्स ऑक्सी एनाइन का एक बहुत बेसिक चीज अपन आज करेंगे, और वो ये है कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एनाइंस क्या होते हैं। तो देखो एसिड्स तो वो है जो कि H+ छोड़े, लेकिन H अगर O से निकल रहा है तो ऑक्सी एसिड होगा, मतलब ये इस तरह से XOH। अब H जो निकलेगा वो O से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है ऑक्सी एसिड। सो ऑक्सी एसिड को रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका है XOH, क्योंकि मेरे को कोई ऑक्सी एसिड ऐसा नहीं मालूम जिसमें XOH बॉन्ड नहीं हो। अगर आप बोलोगे सर ये X क्या है, तो X से कुछ भी हो सकता है। मोर कॉमनली इट इज नॉन मेटल, क्योंकि अगर ये मेटल हुआ तो O H से इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय X से खींच लेगा, और अपन वो चाहते नहीं, अपन तो चाहते हैं कि O H से खींचे। तो वी हैव टू मेक श्योर कि X है ना मेटल नहीं होना चाहिए, नॉन मेटल होगा। मेटल भी हो तो ऐसा नहीं हो कि वो O को अपने इलेक्ट्रॉन ऑफर करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो OH- बन जाएगा, वो तो बेस हो जाएंगे। एनीवेज इंपॉर्टेंट बात अभी के लिए है कि HOX कैन बी एन एसिड, इट कैन बी अ बेस, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। तो अपन को यहाँ मानना है कि X की EN हाई है ना, तो X की EN अगर हाई होगी तो X से O इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, O H से इलेक्ट्रॉन लेगा, और H+ से जब H से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ को निकाल दिया जाएगा और O- X बना दिया जाएगा, जिसका नाम है ऑक्सी एनायन। तो ऑक्सी एसिड में जब भी बोलूंगा आगे फ्यूचर में, तो क्या इमेजिन कर लोगे, OH वाले कंपाउंड जो H+ देते हो। कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि सर OH वाला कंपाउंड है तो OH- देगा। अरे OH वाला कंपाउंड है तो H+ या OH- कुछ भी दे सकता है। तो OH किसी कंपाउंड में है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में OH होता है, नाइट्रिक एसिड में भी OH होता है। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी OH होता है, नाइट्रिक एसिड में भी OH होता है, फॉस्फोरिक एसिड में भी होता है, क्लोरिक एसिड में भी होता है, परक्लोरिक में भी होता है। इन सब में जो ही बोल रहा हूं, सब में OH होता है। लेकिन सारे के सारे एसिड्स हैं। OH होने का मतलब ये नहीं कि बेस है ना। बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग द OH ग्रुप, वन कंपाउंड डज नॉट क्वालिफाइज एज अ बेस।
For being called as a base, it is required that it should liberate OH minus ions in solution, not that it has OH. उसके पास है OH तो क्या हुआ? OH होने से कुछ नहीं होता है, OH लिबरेट करे तब उसको बेस बोलना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि many people get confused by looking at OH। किसी कंपाउंड में OH देखते ही लगता है अच्छा ये तो बेस है, ऐसा नहीं है। तो ये एसिड है, तो ये एसिड है और यह H प्लस आयन छोड़ा तो जो बना आयन उसका नाम है ऑक्सी एनायन। तो ऑक्सी एसिड ऑक्सी एनायन आपको समझ में आ गए। अब ऑक्सी एसिड में सबसे पहला आ रहा है फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड। हमारे कोर्स में 3 ऑक्सी एसिड हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है एंड क्लोरीन है, इन तीनों के, और ये तीनों क्लास 12 के कोर्स में है। बोर्ड के एस्पायरेंट्स, इनफैक्ट अभी मैक्सिमम लोग जो भी आप हैं वो देख रहे हैं वो एंथूस के ही हैं, है ना। इसलिए जो बोर्ड के एस्पायरेंट्स हैं, एंथूस के जो लोग हैं, उन बच्चों को चाहिए कि फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन ये बोर्ड का सेक्शन है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कि ये बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ाया, जैसे अपन जो क्लास 12 में जिस तरह से इनॉर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा कि आपका एंथूस के अंदर यानी कि बोर्ड लेवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और जनरल आपके नीट के लिए क्या खास बात है। मेरी बात से यूँ मत समझ लेना कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट, नीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये आपके लिए डबल बोनस वाला चीज है कि इसमें नीट में भी काम आता है, आपके एंथूस में, आपके बोर्ड में भी काम आएगा। चलो, पहला है ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड आपको दे रखे हैं ग्रुप 15P ब्लॉक में। अगर इसको डिटेल में घर पे जाके, या घर में तो जाके, क्या घर में तो हो ही आप, तो घर में ही रहते हुए अगर आपको साथ साथ में एनसीईआरटी करके देखना है तो आप साथ साथ में देख सकते हो। एनसीईआरटी ग्रुप 15 में मिलेगा, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि अभी से ही मैं ग्रुप 15 में जो लाइनें लिखवा रखी हैं सारी की सारी लाइन समझ में आ जाएंगी। अभी इतनी जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो उसके लाइन्स पढ़ो और फिर घबरा जाओ और फिर मेरे को मैसेज लिख रहे हो कि सर परेशान हो गए हम तो क्या। तो मैं इसको पहले से उस ऑर्डर में करा रहा हूँ जिस ऑर्डर में आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले नाम लिया था स्ट्रक्चरली, अभी अपन पी ब्लॉक को स्ट्रक्चरली पढ़ रहे हैं, है ना। केमिकली बहुत कम, ओनली स्ट्रक्चरली, और बाद में उसको केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइट। अभी सिर्फ इसको देखना तो स्ट्रक्चरली देखना कि क्या ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ड्रॉ कर रखे हैं। अगर ड्रॉ कर रखे हैं तो क्या हमें अपने आप ड्रॉ करने आते हैं, अगर हमें आते हैं तो क्या हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ रहा है, हमें उनका सब कुछ स्ट्रक्चरल जो भी चीज़ें हैं वो हमें आ रही हैं। अगर आ रही है तो बस डेट इज एनफ, है ना। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़ के उसमें नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है फाइन, नहीं समझ में आ रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर सम टाइम, हैव पेशेंस, यू विल certainly get through all those sections. ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस में एक है +1, एक है +3, एक है +5। +5 के एसिड्स जो होते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अस-इक, ये दो चीजें लगती है। अस-इक बाद में लगती है। सल्फ्यूरस तो पहले नहीं बोल रहे, अस-सल्फ्यूर नहीं बोल रहे हैं, सल्फ्यूरस बोल रहे हैं। तो अस जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो ऑक्सी एसिड्स के 2 जनरल सफिक्स होते हैं, अस एंड इक। छोटे जब स्टेट होती हैं, लो स्टेट्स होती हैं तो बोलते हैं अस, और अगर हाई स्टेट्स होती हैं तो बोलते हैं इक। फॉस्फोरस की +1, +3 और +5 3 ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है उसके ऑक्सी एसिड में। वैसे तो और भी संभव है, मैं मेन 3 की बात कर रहा हूं। तो मेन 3 है 1, 3 और 5। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब नहीं मालूम है तो बस इतना सोच लो कि टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स या टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो वो कितने छोड़ सकता है मैक्सिमम, तो आंसर है 5 ही तो छोड़ सकता है। मैक्सिमम बोले तो 5 छोड़ सकता है, और खाएगा कितने, तो 3 खा सकता है। तो उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो आएगी +5। और अगर नेगेटिव की तरफ अगर अपन चले जाए मैक्सिमम, हालांकि उसको मिनिमम कहते हैं, लेकिन नेगेटिव का मैक्सिमम ले लिया जाए तो -3 पे आ जाएगा। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 तो मिनिमम हो गई और +5 मैक्सिमम हो गई, ये अपन सोच सकते हैं। तो फॉस्फोरस माइनस दोनों में रह सकता है। इनफैक्ट फॉस्फोरस की ये दोनों जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो प्लस स्टेट में है। +1 का नाम है अस, +3 का भी नाम है अस, और +5 का नाम है इक। अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्पेसिफिकली लिखवा दिया H3PO2। H3PO2 के कंपाउंड को पहले तो आप याद करो अच्छे से कि H3PO2 अस एसिड है। अगर आपकी समस्या ये है कि सर ये अस क्यों लिखा, ये +1 कैसे है, ये +1 क्या है, तो +1 है फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो O का मान लेते हैं कि O की तो स्टेट -2 रहेगी, क्योंकि O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन खाने हैं, तो O का हमेशा -2 मानो। तो O का अगर आप -2 मानते हो, O को आप -2 मान देते हो, H को मानना है +1, क्योंकि H की सबसे कॉमन स्टेट है +1। जब इसका -2 है, इसका +1 है, तो इसका अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि सबका जोड़ोगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के कारण फॉस्फोरस की ओवरऑल आंसर आना चाहिए 0। तो फॉस्फोरस की स्टेट अगर X है तो यहाँ पर H है 3, तो
तो ये हो गया 3 प्लस फॉस्फोरस का x और माइनस का ऑक्सीजन वाले हो गए 2 के हो गए -4 और इनका सबका सम आना चाहिए 0। इससे आपका x का निकल जाएगा +1। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये मैं सारी चीजें इसलिए करवा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनको शायद ये आता हो, लेकिन बाय द वे 1-2 को भी नहीं आता है तो ये समस्या हो जाएगी उन लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी के लिए कोई समस्या नहीं हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन करना अपने को। आपको जो भी 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया गया, थोड़ा सोचो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कि जो पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो सर ने पढ़ाया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तक का, वो जरूर पढ़ते रहो। और जो लोग एकदम न्यू हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एकदम न्यू टू एंथ्यूज है, उन्होंने है ना नर्चर यहाँ से नहीं पढ़ा है और उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जो बीच बीच में चीज बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है। मैं मांग के चल रहा हूँ कि जो लोग भी आप पढ़ रहे हैं वो एकदम ग्राउंड जीरो पर है। अगर आपका लेवल थोड़ा सा अप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जीरो है तो उसमें कोई कुछ वो नहीं सोचना है कि कैसा होगा। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जस्ट गिव मी अ कॉल और जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, आई विल रिवर्ट बैक कि आपको क्या कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं बता दूंगा। अभी के लिए ये देखो कि ये फास्फोरस की स्टेट है +1, इस फास्फोरस की स्टेट है +3 कैसे निकालना है, इसी तरीके से निकालना है, और इसकी स्टेट है +5। 1 वाले को बोलना है अस। अगर आप बोलोगे सर 1 वाले को अस, 5 वाले को एक बोला समझ में आया, इसको अस क्यों बोला, तो बेटा ये तो जिन लोगों ने सबसे पहले कोई चीज को पढ़ते हैं और उसको मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, वो हमारे को उनके पीछे चलना पड़ता है। तो इन दोनों को अस बोलना है, इसको एक बोलना है। ये कहलाता है हाइपोफॉस्फोरस, ये कहलाता है फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक तो ठीक है, इसको भी फॉस्फोरस बोलना है, इसको भी फॉस्फोरस। जब दोनों फॉस्फोरस हैं तो अगर मैं ये बोलूंगा ये भी फॉस्फोरस एसिड है, ये भी फॉस्फोरस एसिड है, तो आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, इसका भी नाम फॉस्फोरस एसिड, इसका भी नाम फॉस्फोरस एसिड, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, इसलिए मैंने एक वर्ड लगा दिया हाइपो। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको बोलना है। हाइपो मतलब होता है कम। कम क्या है इसमें, तो आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें कम है, इसलिए इसको बोलो हाइपोफॉस्फोरस, इसको बोलो फॉस्फोरस और इसको बोले फॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरस का एक और नाम है फॉस्फिनिक एसिड। मैं रिपीट कर रहा हूं नाम, फॉस्फिनिक एसिड। ये मैं लिख दिया यहाँ पे PHOSPHINIC, बस ये वाला वर्ड चेंज होता ही ये वाला कंपाउंड बन जाएगा सेकंड फॉस्फोरिक एसिड। ये पुराने नाम है मेरा, ट्रिवियल नेम्स हैं, तो ये काफी समय पुराने दिए गए थे, लेकिन एनसीईआरटी में इनको कॉर्नर में लिख दिया और 2-3 साल पहले नीट में क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ गया। तो इसलिए आपको है ना ये नहीं सोचना है कि ये कॉमन नेम तो आएंगे नहीं और ही नहीं आएंगे, जब नीट में आया हुआ है तो क्वेश्चन का सम्मान करते हुए इसको याद कर लेना है कि H3PO2 का नाम है फॉस्फिनिक एसिड, H3PO3 का नाम है फॉस्फोनिक एसिड और H3PO4 के नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका नाम जो पहले था वही अब भी है, एंड दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। यहीं पर एक बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ आज के लिए, वो है कि फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप चाहें तो इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं। ऑर्थो, तो मैंने यहाँ पर एक ओ का निशान लगा दिया है। आप जब पढ़ रहे हो तो नोट्स में अपने लिख दीजिएगा, साथ साथ में थोड़ा बहुत लिखते रहें, तो क्योंकि मैं सारी 100% चीजें तो यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, कुछ मैं ऐसे आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, तो आप लिख दे रहे हैं कि इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। नॉट दैट फॉस्फोरिक एसिड इज रॉन्ग, इट इज राइट, बट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अनदर ऑप्शन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है मैं नहीं बताता हूँ। मैं कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, तो लोग ऐसे कैसे छोड़ देते हैं कि सर बताना भूल गए थे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया चलाकर कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, राइट। सिमिलरली दिस अप्लाइज टू हियर आल्सो, इसको भी अपन बोल सकते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो मैंने जानबूझ के दोनों को बता दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगी इसका प्रीफिक्स पहले से हाइपो तय हो चुका है। जब हाइपो तय हो चुका है तो हाइपो प्लस ऑर्थो दोनों बोलोगे गलत होगा। तो पहले वाले का नाम रिवाइज करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, अगले वाले का नाम पहले वाले का नाम हाइपोफॉस्फोरस, दूसरे वाले का नाम फॉस्फोरस और तीसरे वाले का नाम फॉस्फोरिक। पहले वाले का नाम हाइपोफॉस्फोरस के अलावा क्या, तो फॉस्फिनिक। फिर दूसरे वाले का फॉस्फोरस के अलावा क्या, तो आंसर है ऑर्थोफॉस्फोरस। ऑर्थोफॉस्फोरस के अलावा क्या, तो आंसर है फॉस्फोनिक, है ना, फॉस्फोनिक। और तीसरे वाले का नाम फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के अलावा क्या, तो आंसर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। बस ये दो ही इसके फेमस नाम हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट में करेंगे। See you for